नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7th साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 10th लेसन पढ़ रहे थे जीवों में श्वसन। कल बच्चों हमने अध्ययन किया था श्वसन क्या है, हम श्वसन क्यों करते हैं, किस प्रकार से हम श्वसन करते हैं। श्वसन के प्रकार हमने कल पढ़े थे। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में भी हमने जानकारी ली थी कल, और इसके साथ साथ हमने पेशीय श्वसन के बारे में भी अध्ययन किया था। अब चलते हैं बच्चों, आज हम आगे अध्ययन करेंगे श्वसन किस प्रकार से किया जाता है, अंत्य श्वसन क्या होता है, उच्च श्वसन क्या होता है, और मानव श्वसन तंत्र के बारे में भी हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं बच्चों टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, हमने अपने दोनों नथुनों को और मुख को बंद किया है, और हम घड़ी की तरफ देखेंगे कि कितनी देर तक हम जो है सांस को रोक कर रख सकते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कुछ ही देर के बाद हमें जो है नथुनों पर से हाथ को हटाना होता है और मुख को भी खोलना होता है, क्योंकि हम बिना सांस लिए जो है हम जीवित नहीं रह सकते, है ना। या फिर हम बिना सांस लिए अधिक देर तक जो है वो नहीं रह सकते, हमें कंफर्टेबल नहीं लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इसका मतलब ये है कि हर पल हम जो है सांस लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बूझो क्या कह रहा है। बूझो ने ये नोट किया कि जब तक कुछ देर तक जब हमने सांस को रोके रखा और जब हमने एकदम से नाक को छोड़ा, नथुनों को छोड़ा, तो हमने देखा कि हम तेज़ी से सांस लेने लगे, है ना। तो हम तेज़ी से सांस क्यों लेने लगे, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जितनी देर जब हमने सांस लेना छोड़ा तो हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, और जैसे ही हमने नथुनों को छोड़ा, फ्री छोड़ा, वैसे ही वायु जो है नथुनों की सहायता से अंदर प्रवेश करी और श्वास नली से होती हुई लंग्स में गई, और फिर प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंची, है ना। इसीलिए हमने तेज़ी से सांस लेना शुरू किया। तो कहने का मतलब ये है कि श्वास लेने का अर्थ क्या है? श्वास लेने का मतलब यही है कि ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन समृद्ध वायु को हम अंदर की ओर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? अंत्य श्वसन कहलाता है। ये देखिए यहाँ पर पहेली ने यहाँ पर जो है श्वास को रोका है, अपने नथुनों को बंद किया है। इस तरीके से करके हम घड़ी की तरफ देखकर और हम पता लगा सकते हैं कि हम कितने सेकंड तक जो है बिना सांस लिए जो है वो रह सकते हैं। हमें बहुत ही जल्दी अपने नथुनों से हाथ को हटाना होता है, क्योंकि हमारी जो है श्वसन दर कम हो जाती है, ऑक्सीजन प्रॉपर कोशिकाओं को नहीं मिलती, इसीलिए हमें जो है नियमित रूप से जो है वो श्वास जो है वो लेना होता है। तो देखिए श्वसन का अर्थ समझ में आया आपको कि ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर की ओर खींचना या ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंत्य श्वसन कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर की ओर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम उच्च श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च श्वसन कहते हैं। तो अंत्य प्रश्न आता है कि अंत्य श्वसन और उच्च श्वसन क्या है ना। तो अंत्य श्वसन का मतलब ऑक्सीजन समृद्ध वायु को अंदर की तरफ लेना और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर की ओर निकालने का जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं उच्च श्वसन। समझ में आया? ये एक ऐसा सतत प्रक्रम है बच्चों जो कि हर पल जो है वो चलता रहता है। ये एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय यानी कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक ये प्रक्रम चलता रहता है। कोई व्यक्ति जो होता है 1 मिनट के अंदर जितनी बार श्वसन करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसकी श्वसन दर कहते हैं। जैसे 1 मिनट के अंदर हम कितनी बार श्वसन कर रहे हैं? 72 टाइम्स कर रहे हैं, है ना। तो वो हमारी क्या कहलाएगी? श्वसन दर कहलाएगी। तो अंत्य श्वसन और उच्च श्वसन दोनों जो होते हैं हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। इसके अंदर ऐसे नहीं है कि पहले अंत्य श्वसन होगा फिर उच्च श्वसन होगा, है ना। दोनों रेगुलर चलते रहते हैं। अंत्य श्वसन उच्च श्वसन जो है वो साथ साथ चलते रहते हैं। एक श्वास या फिर सांस का अर्थ यही है कि एक अंत्य श्वसन और एक उच्च श्वसन, है ना। तो इसकी सहायता से हम जो है श्वसन दर भी पता लगा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, शरीर की आवश्यकता के अनुसार ये श्वसन दर जो होती है कम ज़्यादा भी हो सकती है ना। कभी जब हम व्यायाम करते हैं या दौड़ते हैं या रेसिंग करते हैं या कोई ऐसा भारी काम करते हैं तो हम देखते हैं हमारी श्वसन दर जो है वो बढ़ जाती है ना। और जब रिलैक्स रहते हैं तो हमारी श्वसन दर जो होती है वो नॉर्मल रहती है। तो शरीर की आवश्यकता के अनुसार जो है ये श्वसन दर जो है कम ज़्यादा होती रहती है। हाँ, देखिए बच्चों, डेली रूटीन में जब हम श्वसन करते हैं तो हमें मालूम नहीं चलता है कि हम श्वसन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और लेकिन जब हम विश्राम की स्थिति में होते हैं या फिर ध्यान करते हैं तो उस समय हम अपनी श्वासों को पहचान सकते हैं कि हम अंत्य श्वसन कर रहे हैं या उच्च श्वसन कर रहे हैं, है ना।
या हम कितनी बार श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं या अंदर ले रहे हैं, है ना। उस समय हम घड़ी को देख करके नोट भी कर सकते हैं और पता भी लगा सकते हैं। अब इसके साथ साथ यदि हम आगे चलें, देखिए एक तेज़ चलने और दौड़ने के बाद हमारी जो श्वसन दर होती है वो उसकी हम गणना कर सकते हैं। जैसे कि अपनी श्वसन दर को जैसे ही दौड़ना बंद करेंगे तुरंत बाद में हम देखेंगे और फिर पूर्ण विश्राम कर लेने के बाद फिर इसको ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम घड़ी को देख करके और अपनी श्वसन दर का पता लगा सकते हैं, है ना। और विभिन्न स्थितियों के अंदर श्वसन दर की तुलना भी कर सकते हैं अपने विभिन्न मित्रों के साथ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक वयस्क व्यक्ति जो होता है विश्राम की अवस्था में यदि हम देखें, जब वो रेस्ट करता है या विश्राम करता है तो उस समय 1 मिनट के अंदर वो 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर जो होती है 25 बार पर मिनट तक बढ़ जाती है। जब हम कोई एक्स्ट्रा वर्क करते हैं या फिर कोई भारी कार्य करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या तेज़ रेसिंग करते हैं तो उस समय हमारी श्वसन दर जो होती है वो 25 बार पर मिनट बढ़ जाती है। और विश्राम की अवस्था में ये जो है 1 मिनट के अंदर 15 से 18 बार हम श्वास अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेज़ी से श्वास ही लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इसी प्रकार अधिक ऑक्सीजन को हम ग्रहण भी करते हैं, है ना। जब हम कोई भी तेज व्यायाम करते हैं या कोई एक्स्ट्रा कार्य करते हैं तो उस समय हम तेज़ी से श्वास लेते हैं और जब तेज़ी से श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन भी अधिक मात्रा में हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। इसीलिए कहते हैं कि जब व्यायाम करवाते हैं तो कहते हैं डीप ब्रीथ करिए, है ना। जब योगा करते हैं, ध्यान करते हैं तो कहते हैं डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, कहते हैं ना कि गहरी सांस अंदर की तरफ लेना है और गहरी सांस बाहर की ओर छोड़ना है, जिससे कि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी को मिल सके, हमारी शरीर की कोशिकाओं में पहुंच सके और हम एनर्जेटिक हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल सके और हम तरोताज़ा रह सकें, है ना। अब देखिए बच्चों, जब हम व्यायाम करते हैं या कोई कार्य करते हैं तो उस समय हमारे शरीर के अंदर हम तेज़ी से सांस लेते हैं। जब तेज़ी से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की आपूर्ति हमारे शरीर में हो जाती है और जब ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रॉपर होती है तो उस समय क्या होता है कि भोजन का विखंडन की दर भी बढ़ जाती है और उससे अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें तेज भूख लगती है ना। जब भी कोई कार्य करते हैं, मेहनत का कार्य करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कोई भी कार्य करते हैं तो उसके बाद हमें तेज़ी से भूख क्यों लगती है? इसीलिए लगती है क्योंकि किसी कार्य को करने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस समय हम तेज़ी से श्वास लेते हैं और तेज़ी से श्वास लेने पर ही हमारे अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति अच्छे से होती है, जिसके कारण जो है भोजन का विखंडन की दर भी बढ़ जाती है और जिससे ऊर्जा भी अच्छी निर्मुक्त होती है और जिसके कारण हमें अच्छी भूख भी लगती है। अब देखिए यहाँ पर पहले ये जानना चाहती हैं कि जब हमें नींद आती है या झपकी आती है तो हम जमाई क्यों लेते हैं? जैसे ही हमें नींद आने लगती है तो हम जो है जमाई लेते हैं ना, उबासी लेते हैं। तो उबासी क्यों लेते हैं? उबासी इसलिए लेते हैं क्योंकि उस समय हमारी श्वसन दर जो होती है कम हो जाती है। यानी कि जब श्वसन दर कम हो जाती है मतलब कि हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुँच पा रही है। इसलिए हमारी बॉडी क्या मांग रही है? रेस्ट मांग रही है ना। इसीलिए हमें उस समय जो है वो क्या आती है? जमाई आती है या फिर हम कह सकते हैं कि हमें उबासी आती है और हमें नींद लेने का जो है वो मन करता है। अब देखिए क्रियाकलाप 10.3 क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है विभिन्न दैनिक क्रियाकलाप करते हुए व्यक्तियों को दिखाया है जिनकी श्वसन दर अलग अलग प्रकार से हो सकती है ना। जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को हम देख रहे हैं यहाँ पर चित्र के अंदर भी देखेंगे। तो क्या हम बता सकते हैं कि इन सभी की श्वसन दर अलग होगी या किसकी कम होगी या किसकी ज़्यादा होगी? बिल्कुल बता सकते हैं हम। तो चलते हैं हम चित्र की ओर। देखिए बच्चों, यहाँ पर विभिन्न दैनिक क्रियाकलाप करने का यहाँ पर चित्र हमें दिखाया है, जिसके अंदर देखिए सभी यहाँ पर देखिए महिला जो है कपड़े धो रही है, उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, कपड़े धोने के लिए कार्य कर रही है, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, तो श्वसन दर यहाँ पर थोड़ी बढ़ जाएगी। विश्राम अवस्था में ये बालिका जो है यहाँ पर लेटी हुई है तो इनकी श्वसन दर कम हो जाएगी। नॉर्मल रूप से ये वॉक कर रहे हैं अंकल, तो यहाँ देखिए इनकी श्वसन दर नॉर्मल होगी। ये बालिका तेज़ी से दौड़ने का प्रयास कर रही है तो हम सोच सकते हैं कि इनकी श्वसन दर भी तेज होगी क्योंकि इनको कार्य करना पड़ रहा है, ऊर्जा की अधिक मात्रा में आवश्यकता है। इसी प्रकार से ये व्यक्ति भी जो है ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, यानी कि ये भी एक कार्य कर रहे हैं तो कार्य करने के लिए ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होगी तो श्वसन दर इनकी भी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये बालक जो है वो पढ़ाई कर रहा है तो इनकी श्वसन दर जो होगी वो नॉर्मल होगी।
कहने का मतलब ये है कि कार्य वर्क के अकॉर्डिंग हमारी जो है श्वसन दर होगी। यदि हम अधिक मेहनत का कार्य कर रहे हैं तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो उस समय हमारी श्वसन दर बढ़ जाएगी। और यदि हम कम मेहनत का कार्य कर रहे हैं तो हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता है, तो हमारी श्वसन दर जो होगी वो नॉर्मल होगी, है ना। तो इस प्रकार बच्चों चलते हैं बच्चों आगे। देखिए बच्चों, हम जो है मानव श्वसन तंत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। मानव श्वसन तंत्र की यदि हम बात करें तो देखिए ये हमारी नासा गुहा है, ये हमारे नासा छिद्र है। यहाँ से हम जो है श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन को यहाँ से लेते हैं, यहाँ से हम वायु को लेते हैं, और ये वायु जो होती है हमारे नासा छिद्रों से होकर और श्वास नली में जाती है। श्वास नली के अंदर देखिए यहाँ पर जो हमारी ये नासा गुहा है, इस नासा गुहा के अंदर जो है वो रोम पाए जाते हैं, और ये रोम जो होते हैं क्या करते हैं, बाहर से वायु के साथ आए धूल के कणों को जो है चिपका लेते हैं और शुद्ध वायु को छान करके फिर अंदर की ओर भेजते हैं। ये वायु जो होती है हमारी श्वास नली के अंदर प्रवेश करती है। देखिए ग्रसनी और श्वास नली जो होती है ये आपस में कनेक्टेड होती है ना। ये देखिए ये यहाँ से वायु जो होती है श्वास नली के अंदर प्रवेश करती है, और ये जो श्वास नली होती है फिर फेफड़ों के अंदर खुलती है। तो ये हमारे एक जोड़ी लंग्स होते हैं, एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। अब देखिए पिंक कलर के होते हैं, ये जो फेफड़े होते हैं ये वक्ष गुहा के अंदर जो है हमारे सिचुएटेड होते हैं, यानी कि वक्ष गुहा के अंदर जो है ये स्थित होते हैं ये फेफड़े। अब देखो ये जो फेफड़े हैं बच्चों, फेफड़ों के नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर वक्ष गुहा के नीचे वाला जो भाग है, यहाँ पर हमको जो है वक्ष गुहा के नीचे की ओर एक पेशीय संरचना हमें दिखाई दे रही है। देखिए ये जो पेशीय परत है इसको हम जो है डायाफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए वक्ष गुहा जो है हमारी, ये वक्ष गुहा जो है ये पसलियाँ हैं, पसलियों से जो है फेफड़े घिरे रहते हैं, है ना। पसलियाँ जो होती हैं हमारे लंग्स की सुरक्षा करती है ना। अब देखो पसलियों के नीचे वाले भाग के अंदर एक पेशीय परत हमें दिखाई देती है। ये जो पेशीय परत है इसे हम डायाफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। ये जो डायाफ्राम होता है ये हमारी वक्ष गुहा को, ये हमारी जो है पूरी वक्ष गुहा कहलाती है। इस वक्ष गुहा को आधार प्रदान करने का कार्य कौन करता है? ये डायाफ्राम करता है। समझ में आया? तो हमारा श्वसन तंत्र के प्रमुख भाग कौन कौन से हो गए? सबसे पहले नासा गुहा जो हमने देखी थी, नथुने, नासा गुहा, है ना। फिर इसके बाद श्वास नली, श्वास नली से आपके फेफड़े आ गए दोनों, और पसलियाँ आ गई इसके ऊपर, है ना। और फिर नीचे की तरफ जो है हमारा डायाफ्राम है, दिख रहा है आपको? तो अब जब हम अब देखिए श्वसन प्रक्रिया को यदि हम समझें तो श्वसन प्रक्रिया को समझने के लिए जब हम नथुनों की सहायता से जब हम श्वास लेते हैं तो ये प्रक्रिया अंतःश्वसन कहलाती है। जब हम अंतःश्वसन करते हैं बच्चों, तो अंतःश्वसन करते समय ऑक्सीजन समृद्ध वायु हमारे फेफड़ों के अंदर पहुंचती है श्वास नली से होकर। तो जब फेफड़े जो होते हैं वो वायु से भर जाते हैं। अब ये फेफड़े जब वायु से भर जाते हैं तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, और जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है तो हमारा डायफ्राम जो होता है वो नीचे की ओर खिसक जाता है। आया समझ में? ये प्रक्रिया कहलाती है अंतःश्वसन। क्या कहलाती है? अंतःश्वसन कहलाती है। अब जब हम उच्चश्वसन की बात करते हैं कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को जब बाहर की ओर निकालते हैं, तो उस समय जब हम वायु को बाहर की ओर निकालते हैं तो हमारे फेफड़ों से वायु बाहर की ओर जाती है वापस श्वास नली से होकर के। तो जब फेफड़े जो होते हैं वो वायु से खाली हो जाते हैं, जब फेफड़े वायु से खाली हो जाते हैं तो वक्ष गुहा का आयतन पुनः जो है वो कम हो जाता है। अंतःश्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया था, फेफड़े वायु से भर गए थे, लेकिन उच्चश्वसन जब हम करते हैं, वायु को जब बाहर की ओर निकालते हैं तो फेफड़े वायु से खाली हो जाते हैं, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, और डायफ्राम जो होता है ये वापस पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। समझ में आया? तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? उच्चश्वसन कहलाती है। तो इस प्रकार से एक मानव की जो श्वसन प्रक्रिया है और अंतःश्वसन और उच्चश्वसन के द्वारा ही संपन्न होती है। और फेफड़े जो होते हैं इसके अंदर महत्वपूर्ण रूप से जो है भूमिका निभाते हैं, और वक्ष गुहा है, फेफड़े हैं, पसलियाँ हैं, डायफ्राम है, ये सभी जो होते हैं श्वसन प्रक्रिया में विशेष रूप से अपना योगदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार मानव श्वसन तंत्र के बारे में हमने अध्ययन किया। एक जोड़ी लंग्स होते हैं, पसलियाँ होती है, पसलियाँ जो होती है वो लंग्स की सुरक्षा करती है, और नीचे की ओर एक पेशीय संरचना है जो कि वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है, इसको डायफ्राम कहते हैं। जब अंतःश्वसन करते हैं तो फेफड़े वायु से भर जाते हैं,
और वक्सगुहा का आयतन बढ़ जाता है, डायफ्राम नीचे की ओर खिसक जाता है। जब उच्च वसन करते हैं तो ये फेफड़े वायु से खाली हो जाते हैं, वक्सगुहा का आयतन कम हो जाता है और डायफ्राम पुनः वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार से हमारी श्वसन प्रक्रिया चलती है। अब देखिए बच्चों, इस डायग्राम के द्वारा भी हम समझते हैं फिर से एक बार अंतः श्वसन क्या है। देखिए यहाँ पर वायु अंदर की ओर जा रही है, श्वास नली में प्रवेश कर रही है, फेफड़े वायु से भर गए, पसलियाँ ऊपर की ओर उठ गई, बाहर की ओर गति कर रही है पसलियाँ। तो जब पसलियाँ बाहर की ओर गति कर रही है, फेफड़े भर गए हैं तो डायफ्राम को नीचे की ओर धकेल रहा है, तो डायफ्राम नीचे की ओर गति कर रहा है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतः श्वसन। जब अंतः श्वसन होता है हमारे शरीर के अंदर तो हमारे फेफड़े और वक्षगुहा और डायफ्राम की स्थिति इस प्रकार से रहती है। आया समझ में? अब देखिए उच्च वसन के अंदर क्या होता है, ध्यान दो। देखिए उच्च वसन के अंदर देखिए कि जब वायु को हम बाहर की ओर छोड़ रहे हैं, जब वायु को बाहर की ओर छोड़ रहे हैं तो फेफड़े जो हैं वापस वायु से खाली हो रहे हैं। तो जब फेफड़े खाली होंगे तो पसलियाँ वापस अंदर की ओर गति करेगी। वापस जब पसलियाँ अंदर की ओर गति करेगी तो डायफ्राम भी वापस जो है वो पुनः ऊपर की ओर आ जाएगा, अपनी स्थिति में आ जाएगा, है ना। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? उच्च वसन कहलाती है। समझ में आया कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर की ओर निकालते हैं तो जब वायु बाहर की ओर जाती है तो फेफड़े खाली हो जाते हैं, पसलियाँ वापस अंदर की ओर जाती है और डायफ्राम जो होता है वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? उच्च वसन कहलाती है। इस प्रकार से मानव के अंदर श्वसन की प्रक्रिया अंतः श्वसन और उच्च वसन के द्वारा संपन्न होती है। आया समझ में?